आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव परिणाम के काउंटडाउन और सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव की नीतीश पर बढ़त की, वहीं देशद्रोही डॉक्टर शाहीन के आतंकी किरदार और योगी की सख्त कानून व्यवस्था से यूपी में टले आतंकी हमलों पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात लाल किला ब्लास्ट के तुर्की कनेक्शन की, तो चलिए अब चलते हैं, खबरों को विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, बिहार के सत्ता संग्राम में कौन बाजी मारेगा, इसका काउंटडाउन चल रहा है। जल्द सारी तस्वीरें सामने होंगी। बहरहाल हम सर्वे और सीएम पसंद के मुद्दे पर यहां चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन? बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद सर्वे नतीजे में भले ही बताया गया कि एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सत्ता में लौट सकती है, फिर भी तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन की उम्मीदें कमजोर पड़ती नहीं दिखी। बता दें कि अलग अलग सर्वे एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिखा है। अधिकांश अनुमानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई गई। इन सभी एग्जिट पोल्स में सबसे ज्यादा खुशी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के हिस्से में आई, क्योंकि उनकी पार्टी को सभी आंकड़ों में बड़ी बढ़त दिखाई गई है। हालांकि बेहतर मुख्यमंत्री कौन के सवाल पर सर्वे में तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि नीतीश कुमार सुशासन के चेहरे के तौर पर एक मजबूत विकल्प है और उनका गठबंधन सीटों में बढ़त बना सकता है। बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। कई एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा चेहरे बनकर उभरे हैं। अलग अलग सर्वे में उन्हें लगभग 34% से 42% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। तेजस्वी की लोकप्रियता खासकर युवाओं और बेरोजगारों के बीच अधिक है। महागठबंधन का कोर वोट बैंक भी उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। नीतीश कुमार भी जनता की पसंद में प्रमुख स्थान रखते हैं। सर्वे में उन्हें लगभग 22% से 29% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। सुशासन, विकास कार्यों और महिला वोटों के बीच मजबूत समर्थन के लिए जाना जाता है। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है।
उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। बिहार में बहुमत को लेकर एकमात्र सर्वे एजेंसी ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है। एक सर्वे में एनडीए को 131 से 157 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महागठबंधन 80 में से 93 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाती दिखाई गई हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को सीटों के मामले में बहुमत मिलता दिखाई दिया है। यानी जनता व्यक्तिगत पसंद और गठबंधन की जीत को अलग अलग तरीके से देखती है। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्य को 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी को 43 सीटों पर जीत मिली। साल 2003 में पार्टी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब जेडीयू को 50 से भी कम सीटों पर जीत मिली थी। यह जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में। हालांकि इस बार चुनाव में जेडीयू ने एनडीए में शामिल होकर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है। राजनीतिक विशेषज्ञ भले ही सुशासन की छवि के चलते नीतीश कुमार का बिहार में दबदबा बरकरार रहने की बात करते हो, लेकिन सीएम पद के लिए सर्वे में तेजस्वी की बढ़त से ये बात भी प्रासंगिक है कि जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अगली खबर, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की गहन जांच चल रही है। इस दुर्दांत घटना की डॉक्टर शाहीन मुख्य किरदार हैं। शाहीन के कनेक्शन और आरोप पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन और आरोप। शाहीन को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में लेडी कमांडर के रूप में पहचाना गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि शाहीन का जैश मोहम्मद से सीधा संपर्क था। वो जैश की महिला विंग जमानतुल मोमिन की इंडिया हेड थी। एजेंसियों के अनुसार वो आतंकी सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी। अजहर की बहन के निर्देश पर काम करती थी। शाहीन पर महिलाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने का आरोप है। डॉक्टर शाहीन सहित फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार की गई थी। ये दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी। बता दें कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सहित पढ़ने में बहुत तेज थी। वो अपनी क्लास की टॉपर थी। उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पाई। शाहीन लखनऊ की केसरबाग स्थित गंधारी बाजार की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके नाम पर पंजीकृत एक कार्ड से एक रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ था। इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था, जिसकी भी आतंकी संबंधों के लिए जांच चल रही है। शाहीन की व्यक्तिगत और पेशेवर पृष्ठभूमि। शाहीन लखनऊ के केसरबाग स्थित गंधारी बाजार की रहने वाली है। कानपुर के जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, लेकिन 2013 में अचानक कॉलेज छोड़ दिया था। 2015 में अपने पति से तलाक ले लिया और फिर हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई। उसके भाई परवेज को भी यूपी एटीएस से लखनऊ से गिरफ्तार किया है। शाहीन के लखनऊ आवास से मिले अहम सुराग।
आपको बता दें कि लखनऊ में जांच टीम ने डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के घर पर छापा मारा। हालांकि पिता सईद अंसारी ने अपने बच्चों के आतंकी गतिविधि में लिप्त होने जैसी किसी भी बात से इनकार किया है। डॉक्टर शाहीन के पिता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा शोएब है, वो मेरे साथ रहता है, दूसरी शाहीन, वहीं दूसरे बेटे परवेज से हर हफ्ते बात होती रही है। बता दें कि सुरक्षा घेरा बनाकर घर के भीतर टीम ने कई घंटे तक तलाशी ली। टीम ने घर के हर सदस्य से पूछताछ की। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब्जे में लिए। एटीएस को घर के बाहर खड़ी सफेद रंग की ऑल्टो कार और अंदर से स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। कार की शीशे पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुडम्बा का गेट पास चिपका मिला। घर से कुछ कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। शाहीन का टेरर ब्रिगेड। डॉक्टर मुजम्मिल गनई फरीदाबाद से गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर अदिल अहमद राथर सहारनपुर से गिरफ्तार। पुलवामा का डॉक्टर। मुजम्मिल तक जांच पहुंचने का सूत्र। डॉक्टर परवेज अंसारी शाहीन का सगा भाई लखनऊ से गिरफ्तार। जांच के दायरे में डॉक्टर मोहम्मद उमर कथित आतंकवादी। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क बताया है, जिसमें डॉक्टर और पढ़े लिखे युवा शामिल हैं। इस मॉड्यूल में जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ था। यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी एटीएस एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से किया गया था। फरीदाबाद के दौद गांव तथा फतेहपुर टांगा गांव में मुजम्मिल द्वारा किराए पर लिए गए 2 कमरों से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार, AK-47 राइफल, पिस्तौल, टाइमर, रिमोट कंट्रोल आदि बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का संबंध दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके से जुड़ा हुआ है। ऐसा संदेह है कि यह स्फोट मोहम्मद उमर ने अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराकर किया था। वहीं डॉक्टर शाहीन के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 2006 में शाहीन ने कानपुर के JSVM मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। 2009 में उनका 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ और 2010 में वो कानपुर लौट आई। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2013 बिना किसी आधिकारिक अवकाश या सूचना की ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने सहित कई बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। सहकर्मियों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार 2021 में सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। JSVM छोड़ने के बाद शाहीन अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी, जहां उसकी मुलाकात कथित तौर पर मुजम्मिल से हुई, जो आतंकी नेटवर्क की जांच में एक मुख्य संदिग्ध है। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात। डॉक्टर जफर हयात शाहीन के पूर्व पति हैं। डॉक्टर जफर के अनुसार शाहीन से उसकी शादी 2013 में टूट गई, क्योंकि वो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेश में बसना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर जफर भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बीच कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं था। तलाक के समय शाहीन ने अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। दोनों बच्चे डॉक्टर जफर हयात के साथ रहते हैं। शाहीन ने तलाक के बाद कभी बच्चों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर जफर ने बताया कि शादी के दौरान उन्हें शाहीन के चरमपंथी विचारों या आतंकी जुड़ाव पर कभी कोई शक नहीं हुआ। उनका कहना है कि वो उदार और शिक्षित लोग हैं। डॉक्टर जफर के अनुसार शाहीन बुर्का नहीं पहनती थी, वह घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती थी, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों से दूरी बनाए रखती थी। उसका ज्यादातर समय लैपटॉप के साथ गुजरता था। उसकी शादी 2003 में अरेंज मैरिज थी। तलाक के बाद से डॉक्टर जफर हयात का शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा और उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ थी और क्या कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के हस्बैंड हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब पे कब उनकी शादी हुई थी, क्या कारण था कि उनसे तलाक हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में नाम आ रहा है, क्या कारण था उनका और कब आप शादी हमारी 2003 में हुई थी और अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मैरिज के बाद ही रिलेशन हुआ। फिर हम लोग, मैं सर्विस कर रहा था। किस सर में डॉक्टरी में आई थी? 2003 में हम लोग 2003 मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं नौकरी कर रहा था। वो भी आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे मेडिकल कॉलेज में, बहुत प्यार से रह रहे थे, अच्छी से सुकून से रह रहे थे। क्या ऐसा कारण था कि शादी के बाद वो तलाक हुआ? कोई ऐसा कोई बहुत मतलब सिग्निफिकेंट काज तो नहीं था। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र जरूर किया था इस बात का कि घर क्यों ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, ऑफर्स बहुत सारे हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, तो चला जाए। वो अच्छी सिटीज है वहाँ पे। पहले से क्या कुछ ऐसी उनकी कुछ ख्वाहिशें थी कि जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही, तो आतंकी संगठनों में शामिल? ठीक है, पैसों की कमी थी नहीं हम लोगों के पास, तो ऐसी क्या ख्वाहिश हो सकती है। बच्चे प्यारे प्यारे थे, कोई ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं। आतंकी संगठनों से नाम आ रहा है, क्या कहेंगे?
उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं कभी उन सब चीजों में रहा ही नहीं हूँ, न मेरे नॉलेज में था कि वो कहीं कहीं किसी कांटेक्ट में इस तरह। आखिरी में कब आपकी बात हुई थी? आखिर में वही जब तलाक हुआ उसके 2 महीने पहले मेरी बात हुई। तलाक विदिन कितने टाइम हो चुका है? तलाक 2012 में हुआ, वही लास्ट वास्ट में 12 के लास्ट में शायद। कानपुर में आपके साथ कब तक रही है वो? अभी तक नहीं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की बात है, उन्होंने बताया कि कम से कम शादी के हमारे 12 साल हो चुके हैं और तलाक हो चुका है। हमारा शाहिद सिद्दीकी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। स्पेशल रिपोर्ट में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। जांच एजेंसियों के खुलासे चौंकाने वाले हैं। वो तो गनीमत ये रही कि यूपी में सीएम जैसा सख्त सीएम है, वरना देशद्रोहियों का टारगेट दिल्ली नहीं यूपी था। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। योगी की सख्त कानून व्यवस्था से टला आतंकी हमला। यूपी एटीएस ने कई स्लीपर सेल्स और सक्रिय आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया। अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से राज्य में सख्त माहौल है। योगी सरकार ने लगातार कड़ा संदेश दिया है। योगी फरमान, अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी कोई रियायत। हमले का निशाना दिल्ली नहीं लखनऊ था। दिल्ली आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। देश भर में खुफिया एजेंसियां अब हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई हैं। इसी बीच जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का असली निशाना दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ था। दिल्ली धमाके की आड़ में आतंकियों ने लखनऊ में बड़ा जैविक हमला करने की साजिश रची थी। आपको बता दें कि दिल्ली धमाका ध्यान भटकाने की चाल थी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी राइसिन नाम के एक घातक जैविक जहर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। राइसिन अरंडी के बीज से बनता है और इसकी मामूली मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। हमलावर धार्मिक स्थलों पर दिए जाने वाले प्रसाद में इस जहर को मिलाने की योजना बना रहे थे ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा सके। पकड़े गए संदिग्धों ने लखनऊ के धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों और आरएसएस कार्यालयों की रेकी की थी। उन्होंने दिल्ली और अहमदाबाद में भी रेकी की थी। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बीते दिनों 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए थे, जिसमें 2 यूपी और 1 हैदराबाद का निवासी है। इनसे पूछताछ में बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी और जांच तेज कर दी गई। लखनऊ की कई जगहों की हुई थी रेकी। गुजरात एटीएस के मुताबिक एजेंसी बीते 1 साल से इन संदिग्धों पर नजर रखे हुए थी। 9 नवंबर को अहमदाबाद के पास आदलज टोल प्लाजा के निकट 3 संदिग्धों को संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद सुहेल सलीम खान लखीमपुर खीरी और आजाद सुलेमान शेख शामली जिले का रहने वाला है। एटीएस ने इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया था, जो राइसिन जैसे घातक जैविक हथियार के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। जांच में पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई की भी जानकारी सामने आई। हमले का मास्टरमाइंड था डॉक्टर सैयद। बताया जा रहा है कि सैयद ने चीन से मेडिकल शिक्षा ली। उसको इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो राइसिन जहर का इस्तेमाल एक साइलेंट वेपन की तरह करने की योजना बना रहा था। बाकी 2 आरोपियों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मंगवाए और सैयद को उपलब्ध कराए गए थे। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस ने सुहेल के सहयोगियों की तलाश में प्रदेश में छापेमारी शुरू कर दी। लखनऊ समेत कई शहरों को संभावित निशाना मानते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की। डीजीपी के निर्देश पर राज्य की सीमाओं पर चौकसी कड़ी कर दी गई है और पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इनका भी इस नेटवर्क से संबंध हो सकता है। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ी दर कड़ी जांच कर रही है ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस से विदेशी नंबरों और इनक्रिप्टेड मैसेज का पता चला है, जो इस्लामिक स्टेट, खोरासन प्रांत या पाकिस्तान स्थित आतंकी तत्वों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल साइबर फॉरेंसिक टीम इन संदेशों की तकनीकी जांच में जुटी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लाल किले के बाहर हुए सैन्य धमाके में सैन्य ग्रेड के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, जिससे पाकिस्तानी सेना की
संलिप्तता की आशंका बढ़ गई है। जांच में पता चला है कि जैश आतंकियों ने दिल्ली एनसीआर में सीरियल धमाके करने की साजिश रची थी। वहीं आतंकी उमर और मुजम्मिल के तुर्की जाने और वहां जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के भी सबूत मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टेलीग्राम चैट में मिला जैश एंगल। फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर के मोबाइल फोन की जांच में पुलिस को टेलीग्राम चैट्स का पता चला है। टेलीग्राम में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद हैंडलर से बातचीत के प्रमाण मिले। ब्लास्ट के गिरफ्तार आरोपी उच्च शिक्षित और कट्टर विचारधारा से प्रभावित है। डिजिटल डिवाइस की शुरुआती जांच में पाया गया कि आरोपी सीधे जैश हैंडलर से टेलीग्राम पर संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में क्या है तुर्की कनेक्शन? लाल किला ब्लास्ट में जांच एजेंसियां लगातार गहन जांच पड़ताल कर रही हैं। इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां अब तुर्की लिंक की जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट से पता चला कि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद तुर्की की यात्रा की थी। जांच में रेड फोर्ट क्षेत्र के मोबाइल टावर डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल लाल किला धमाका भले ही हताशा में किया गया हो, लेकिन लंबी तैयारी ये थी कि 26/11 की तरह कई स्थानों पर एक साथ हमला कर दिल्ली को दहलाया जाए। तुर्की के उकासा नामक हैंडलर के संपर्क में था उमर। एजेंसियों का यह संदेह है कि तुर्की यात्रा के दौरान ही डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इन हैंडलर्स ने उन्हें ऑपरेशन से जुड़े निर्देश दिए थे, जिसमें मॉड्यूल के सदस्यों को देश भर में फैलने और दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, सहारनपुर जैसी जगहों को टारगेट करने के निर्देश शामिल थे। सूत्रों से पता चला कि डॉक्टर उमर तुर्की स्थित ओकासा नामक एक हैंडलर के संपर्क में था। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए इन कनेक्शनों की गहराई से जांच कर रही है। वो मोबाइल टावर डेटा और अन्य डिजिटल सबूतों का विश्लेषण भी कर रही है। परवेज के विदेश कनेक्शन। दिल्ली धमाके के संबंध में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी और उनकी जांच से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जो उसके विदेशी कनेक्शन की ओर इशारा करती हैं। आपको बता दें कि ये वजह है कि डॉक्टर परवेज पर शक गहराता जा रहा है, क्योंकि वह शाहीन और मुजम्मिल के संपर्क में था। जांच के उसके कट्टरपंथी होने की आशंका है। पुलिस ने उसके घर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं और उसे फरीदाबाद ले गई। शाहीन के लखनऊ दौरे और अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। एजेंसियां आतंकी मॉड्यूल की छानबीन कर रही हैं। फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज। आपको बता दें, धमाके वाली क्षतिग्रस्त कार के सभी पार्ट्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। वहां एफएसएल की टीम, सीबीआई और एनआईए की फॉरेंसिक टीम कार से नमूने उठाकर जांच कर रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि धमाके के बाद सभी वाहनों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों को पानी इस्तेमाल करना पड़ा। इससे विस्फोटक में इस्तेमाल केमिकल धुल गया और क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी वजह से अभी तक विस्फोटक के बारे में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।